नमस्कार, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल बिगिन टू लर्न पर, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश ग्रामर बेसिक से एडवांस तक। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूड्स ऑफ वर्ब्स की। तो टॉपिक शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है, बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे देखने को मिल रहा है। प्लीज आप इस सपोर्ट को ऐसे ही बना रखिए। और अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स पर क्लिक करके आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने मित्रों और सहपाठियों को चैनल के बारे में जरूर बताइए। आप अधिक अपडेट्स के लिए फेसबुक पर बिगिन टू लर्न को फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम पर भी आप बिगिन टू लर्न चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन टू लर्न मूड्स ऑफ वर्ब्स। तो चलिए, आज का टॉपिक है मूड्स ऑफ वर्ब्स। मूड्स ऑफ वर्ब्स का मतलब क्रियाओं की अवस्था बताने वाले रूप। इसको मैं हिंदी में लिख दूं तो क्रियाओं की अवस्था बताने वाले रूप। अब इससे आप एकदम साफ साफ समझ गए होंगे कि हम आज बात करने किसके बारे में है। तो अब क्रियाओं की अवस्था किस किस तरीके से हम पता कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। टॉपिक छोटा सा है, 15 से 20 मिनट की वीडियो होने वाली है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। अब क्रिया की अवस्था किस तरीके से बता सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि क्रिया की अवस्था का मतलब है कि कोई भी वर्ब होगी या कोई वर्ब का वर्ड होगा जो क्रिया की कार्य करने की विधि, पहले नंबर पर आएगा आपका कोई क्रिया की कार्य करने की विधि। वाक्य के अंदर की सारी बातें हो रही है, कार्य करने की विधि या फिर इसका ढंग, कार्य करने की विधि अथवा ढंग, ठीक है। या फिर दूसरी बात करें तो दूसरी बात आती है या फिर कार्य के होने का, कार्य के होने की अवस्था, ठीक है ना। कार्य के होने की अवस्था, इनके बारे में हम जानेंगे। इतनी सब क्लियर है। मूड्स ऑफ वर्ब्स का मतलब कार्य के करने की विधि या फिर ढंग या फिर कार्य के होने की अवस्था। ये कार्य किस तरीके से होते हैं या किस विधि से किए जाते हैं, इन सब के बारे में आप आज इस टॉपिक के बारे में, आज इस टॉपिक से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब बात चल रही है मूड्स ऑफ वर्ब्स की। तो मूड्स ऑफ वर्ब्स कितने होते हैं, तो मैं यहां आपको बता दूं, देयर आर 4 मूड्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूं इधर, verbs have 4 moods। क्रिया के 4 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है सर। क्रिया की 4 अवस्थाएं होती हैं, और वो 4 अवस्थाएं कौन सी होती हैं। पहली अवस्था होती है आपकी, थंबनेल में आपने देख लिया होगा, पहली होती है इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड से हमारा मतलब क्या है, इंडिकेटिव मूड से मतलब होता है हमारा प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन, ठीक है। मतलब प्रत्यक्ष कथन का मतलब है हमारा ऐसी क्रिया है जिनसे हम डायरेक्ट एसर्शन, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट एसर्शन या स्टेटमेंट, ठीक है ना। प्रत्यक्ष कथन का मतलब हमारा है, इंग्लिश में लिख दें तो डायरेक्ट एसर्शन। अगर एसर्शन समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसे लिख देता हूं स्टेटमेंट, ठीक है सर। इतना समझ में आ रहा होगा, स्टेटमेंट तो आप समझ सकते हैं आसानी से। दूसरा जो होता है, दूसरा होता है आपका इंपरेटिव मूड। अब इंपरेटिव मूड का तो आप आसानी से समझ गए होंगे हिंदी में, फिर भी हम बता देते हैं क्या होता है। इंपरेटिव मूड को आप कहते हैं यहां विनती के लिए, या फिर आप सलाह के लिए, या फिर आप इसे आज्ञा के लिए या ऑर्डर के लिए। इंपरेटिव का मेन जो मीनिंग होता है वो ऑर्डर होता है, ठीक है। आप इसे आज्ञा कह दीजिए या आदेश कह दीजिए। इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए,
जो तीसरा मूड है, वो तीसरा मूड हमें बताएगा जिसे हम कहते हैं सब्जंक्टिव मूड। ठीक है सर, सब्जंक्टिव मूड। अब इससे हमको क्या था, सब्जंक्टिव का मतलब होता है हमारा संशय वाले वाक्य जितने भी होते हैं, एक्सक्लेमेशन वाले या संशय वाले, संशय, इच्छा या फिर आपकी आशा। ठीक है, इनसे हमको ये पता चलेगा। और जो लास्ट होता है वो होता है आपका इन्फिनिटिव मूड। ठीक है सर, होता है आपका इन्फिनिटिव मूड। अब इन्फिनिटिव मूड क्या होता है, इसे हम कह सकते हैं हिंदी में अपरिमित अवस्था। अपरिमित का मतलब जिसको हम माप नहीं सकते, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, अपरिमित अवस्था होती है ये वर्ब की, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये आपके चार मूड होते हैं। पहला मूड आपका इंडिकेटिव, जिसे आप प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। दूसरा इंपरेटिव, जिसे आप विनती, सलाह या आज्ञा, आदेश किसी के लिए और यूज करते हैं। तीसरा आपका सब्जंक्टिव, जिसे आप बोलते हैं संशय, डाउट या फिर इच्छा, विश या आशा, होप। ठीक है, चौथा होता है आपका इंफिनिटिव, जिसे आप अपरिमित अवस्था कहते हैं। इन चारों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम इंडिकेटिव मूड के बारे में। पहला है हमारा इंडिकेटिव मूड। शुरू करते हैं यहां से, पहले से इंडिकेटिव मूड से। चलिए, इंडिकेटिव मूड के बारे में जान लेते हैं। मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, उससे आप, जैसे मैंने हिंदी में बता दिया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कथन बोलते हैं। हिंदी में लिख दूं प्रत्यक्ष कथन। तो मैं यहां पर सेंटेंसेस लिखूंगा और उन सेंटेंसेस के थ्रू आप आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ ये आपके डायरेक्ट असर्शन या फिर स्टेटमेंट्स हैं। मैं लिखता हूं, डायरेक्ट में लिख देता हूं, मोहन इज ऑनेस्ट। मोहन ईमानदार है। अब मोहन के बारे में बात कही गई है। अब मोहन के लिए बात डायरेक्टली कही गई है। कोई भी डायरेक्ट, किसी ने भी डायरेक्ट कह दिया कि मोहन ईमानदार है, तो ये क्या है, आपका डायरेक्ट असर्शन कह दीजिए इसे आप, या फिर स्टेटमेंट कह दीजिए। ठीक है सर, ये तो एक हो गया, ये आपका पॉजिटिव केस में हो गया। ठीक है, अफर्मेटिव में। दूसरी बात अगर हम कहें तो इसी का एक और दूसरा बनता है, इसका हम एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं, वो भी हम डायरेक्ट, उसे डायरेक्ट क्वेश्चन कहेंगे। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो चीज क्या कॉमन है, डायरेक्ट। ठीक है सर, इधर ये आपका डायरेक्ट असर्शन है, स्टेटमेंट है, वहां हम उसे डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। मैं लिख देता हूं, इज मोहन ऑनेस्ट। ठीक है, अब आप आसानी से कह सकते हैं, अब इसका आंसर भी आप यस और नो में दे सकते हैं, और क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्ट किया गया है, इसे हम कह लेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। ये क्या है आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो यहां आपका ये जो ऑनेस्ट है, दो काम कर रहा है। ठीक है, एक तो वर्ब का भी काम कर रहा है, और ये जो आपका इज है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी जिसे बोलते हैं। यहां भी आपका इज प्राइमरी ऑक्सिलरी का ही काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था इज आर एम, पिछले वीडियो में, एक वीडियो मैंने बताया था, इज आर एम को हम एज अ मेल वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी, आप देखने में इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी समझेंगे, लेकिन ये जो आपका मेल वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ इसका मतलब है, यहाँ है, इसका मतलब है, और ये मेन वर्ब है। ठीक है सर, तो ये आपका डायरेक्ट असर्शन और डायरेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, तो ये तो आपका था डायरेक्ट इंडिकेटिव मूड, डायरेक्ट असर्शन और स्टेटमेंट वाला। इसके हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा मूड होता है, वो दूसरा मूड होता है आपका इंपरेटिव मूड, अभी बताया था। तो आसानी से, बहुत धीमे धीमे चलते हैं हम आगे। दूसरा मूड है आपका इंपरेटिव मूड। इंपरेटिव मूड के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं, जान लेते हैं इंपरेटिव मूड क्या होता है।
ठीक है। इंपेरेटिव मूड का मैं आपको बता दिया था। इसकी हिंदी के लिए ये किसके लिए होता है आपका, ये विनती के लिए या सलाह के लिए या फिर आपका आज्ञा के लिए, आज्ञा या आदेश के लिए। ठीक है सर। तो चलिए इसके एग्जांपल्स लिखता हूं, क्लियर हो जाएगा कि आपका इंपेरेटिव मूड क्या होता है। इस टॉपिक के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो टॉपिक आएगा आपका यूजेज ऑफ वर्ब्स। उसमें हम क्रियाओं के इतने प्रकार हैं जिस जिस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वो सारी यूजेज हम उसमें सीखेंगे। तो अभी फिलहाल इसको क्लियर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ उसके एग्जाम्पल्स, उनसे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ ये किस किस तरीके से। देखिए मैं सबसे पहला जो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ वो आपका ऑर्डर रहेगा या फिर आपका आज्ञा रहेगा। ठीक है। तो मैं लिखता हूं सिट डाउन। मैंने सिट डाउन लिखा, सिट डाउन मतलब बैठ जाइए, ये क्या है आपका ऑर्डर है। ठीक है। तो यहां आपका आज्ञा कह दीजिए इसे या आदेश कह दीजिए, पहला ये हो गया। ठीक है। दूसरा इसका जो होता है कमांड का। ठीक है। इसी के अंदर ही आ जाता है, आज्ञा आदेश में ही आ जाता है। मैं लिख देता हूं डोंट टेल अ लाई, ये आपका कमांड है, मीन्स इसे हम आदेश कह सकते हैं। ठीक है। अगर अब मैं तीसरा लिखता हूं, यहां मैं लिख देता हूं आदेश, झूठ मत बोलो। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिखने वाला हूं वो आपका रिक्वेस्ट का है। इसमें विनती को हमने यूज किया है, तो हम रिक्वेस्ट का लिख रहे हैं। मैं लिखता हूं प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी मैंने लिखा, ये क्या है आपका रिक्वेस्ट है। ठीक है। ये आपकी विनती हो गई है, ये रिक्वेस्ट है। चलिए, और अगर आप बात कर रहे हैं सलाह की, एडवाइस, सजेशन, तो उसमें क्या है, मैं लिखता हूं यहां पर सजेशन की, मैं लिखता हूं लेट मी। सजेशन दो तरीके से होता है आपको बता रहा हूं। तो पहले मैं लिख देता हूं लेट मी हेल्प योर ब्रदर। दो कंडीशन हमारे सामने आएगी। लेट मी का मतलब यहां आपका मी से आप देख सकते हैं, इस मी से ये जो आपका मी हमने यहाँ यूज किया है, इस मी का मतलब है आपका ये सिंगुलर वर्ड है। ठीक है। सब्जेक्ट क्या है आपका सिंगुलर। तो ये आपका सिंगुलर का मतलब पर्सन, अगर यहाँ पर्सन देखेंगे तो भी आपको फर्स्ट पर्सन देखने को मिलेगा। तो यहां हम लिख देंगे इसे एडवाइस इन फर्स्ट पर्सन। अब आप कहेंगे सर ये एडवाइस किस तरीके से हो गई। एडवाइस इस तरीके से हो गई, अगर आपका भाई संकट में है या किसी मुसीबत में है, मैं कह रहा हूं नहीं हटो मुझे, मैं उस मुसीबत से उसे बाहर निकाल सकता हूँ, नहीं हटो मुझे उसकी मदद करने दो, मुझे तुम्हारी भाई की मदद करने दो, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। तो आपको अच्छी लग रही है तो आप मानेंगे और मुझे अपने भाई की सलाह आप मदद करने को मुझे आगे आने देंगे। ठीक है। ये आपका फर्स्ट पर्सन था। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ आपका सेकंड पर्सन का भी हो जाएगा। ठीक है यार, मी की जगह आप उसे लेट हिम हेल्प हिज ब्रदर कर दीजिए, तब क्या हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा आपका, वो एडवाइस इन सेकंड पर्सन हो जाएगी। ठीक है। वहां पर आपका वो एडवाइस इन सेकंड पर्सन हो जाएगी। लेट मी हेल्प योर ब्रदर, तो ये आपका एडवाइस है फर्स्ट पर्सन में। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई है तो अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो मूड है वो आपका सब्जेक्टिव मूड है। आपका सब्जेक्टिव मूड पे हम आ गए हैं। थर्ड मूड सब्जेक्टिव मूड। ठीक है। अब सब्जेक्टिव मूड की हिंदी में आपको पता ही था, हमने पहले बता दिया था, अगर भूल गए दोबारा देख लीजिए। संशय या फिर इच्छा या फिर आशा, ये आपका सब्जेक्टिव मूड था। अब वापस से इनके लिए एग्जांपल्स लिखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ आपका सब्जेक्टिव मूड क्या होता है। या एग्जांपल्स लिखता हूं मैं। देखिए सीधी बात है, अब सब्जेक्टिव मूड के लिए हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हम बात करेंगे इमेजिनरी पास्ट। इमेजिनरी पास्ट मतलब हम वो
काम पास्ट में हुआ ही नहीं है, फिर भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं जो यहाँ पर स्टेटमेंट या फिर जो भी एग्जाम्पल्स लिखने वाला हूं उसमें हम क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या होता है आपका सब्जेक्टिव मूड में, या होता है ऐसी अवस्था के यहाँ ऐसी अवस्था में क्रियाओं का प्रयोग करेंगे, मतलब जब हम जनरली क्रियाओं का यूज कर रहे हैं उन क्रियाओं का हमने देखा है कि हाँ ये हम समझ ले कि ये मेन वर्ब है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, इस तरीके से हम समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हीं वर्ब्स का थोड़ा सा अलग तरीके से यूज करेंगे। जैसे हमने तो सीखा है कि हम पास्ट में यूज करेंगे अगर आई के साथ हम हमेशा वाज लगा रहे हैं पास्ट टेंस के लिए, हालांकि टेंस हमने पढ़े नहीं है, टेंसेज हम इसके बाद टेंसेज का ही हम शुरुआत कर देंगे, वर्ब को खत्म करने के बाद टेंसेज शुरू करेंगे। तो इसके जैसे हम आई के साथ वाज पढ़ते हैं पास्ट टेंस के, लेकिन यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेस की जब बात आती है तो आई के साथ वर्ब पढ़ते हैं, तो इसका एक यूनिक यूज हो जाता है। ठीक है ना, इससे हम यूनिक यूज बोलते हैं, तो इस तरीके से यहाँ कंडीशनल सेंटेंसेस बन जाते हैं। अब यही जो सब्जेक्टिव मूड है इसका यही मतलब है कि यहाँ पर हम क्रियाओं का प्रयोग करेंगे, जो वर्ब्स यूज करेंगे तो जनरली जो जिस तरीके से यूज कर रहे हैं उस तरीके से न हटकर, उस तरीके से न करके, उससे थोड़ा सा हट करके अलग तरीके से यूज करेंगे, यही आपका सब्जेक्टिव मूड होता है। ठीक है, तो जैसे इफ और एज इफ से शब्द जो सेंटेंसेस शुरू होंगे उनके साथ हम आई के साथ वर्ब यूज करेंगे, यू के साथ भी वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, या फिर सिंगुलर जितने भी हैं, जैसे मैं यूज करूंगा सिंगुलर, या फिर आपका फर्स्ट पर्सन आएगा, ही होगा, शी होगा, उनके साथ भी हम वर्ब यूज करेंगे। तो देख लेते हैं जरा, अब पहला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहाँ, मैं लिख देता हूं इफ आई वर, if I were the Prime Minister of India, ठीक है, आई वुड। अब वुड का यूज आप समझ गए होंगे, मैंने पहले बताया था आपका विल का जो पास्ट फॉर्म होता है वुड होता है। ठीक है, अब यहाँ से समझ गए होंगे विल का हम यूज करते हैं प्लानिंग के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पास्ट की बात चल रही, तो पास्ट में हम फ्यूचर प्लान करेंगे तो वहां विल का वुड बन जाएगा, ये यूज मैंने आपको बता दिया था। तो आई वुड मेक हर अ ग्रेट कंट्री। अब आप ये कहेंगे सर इसमें हर चीज कर दिया हमने, तो मैंने आपको ये भी बताया था जब हमने यूज किया था, नाउन पढ़ा था, नाउन के पढ़ने के बाद हमने प्रोनाउन पढ़ा था, तो जहां पर आपका पर्सोनिफिकेशन आ रहा था, पर्सोनिफाइड के लिए हम हिज हर इट्स का यूज कर रहे थे, इतने जब हम प्रोनाउन का यूज कर रहे थे, तो प्रोनाउन की में मैंने आपको बताया था जहां पर आपका पर्सोनिफाइड नाउन या प्रोनाउन की बात होगी वहां पर हम क्या यूज करेंगे, हिज हर हिम ही इट का यूज कर देते हैं। तो यहाँ हर कंट्री इंडिया के लिए इंडिया को पर्सोनिफाइड कर दिया है, वो रूल आपको याद होगा, नहीं याद है तो पिछली वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई के साथ हमने क्या किया, अक्सर करके वाज यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, वर। तो ये चीज तो मैं बता रहा था आपको, यही मेरा कहने का मतलब था। आपका जो सब्जेक्टिव मूड जो होता है वो क्या करता है कि हम जिस तरीके से जनरली वर्ब्स को यूज कर रहे हैं, चाहे वो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स हो या मेन वर्ब्स हो, उनसे हट करके उचित तरीके से उनको यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए आई के साथ हमने वर्ब का यूज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ ये आपका सब्जेक्टिव मूड इसका शो कर रहा है। या फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखूं तो मैं लिखता हूं, अब देखना हम जो फर्स्ट पर्सन जो होगा, सेकंड पर्सन जो होगा, सेकंड पर्सन के साथ भी हम सिंगुलर पर्सन में, सिंगुलर नंबर में भी क्या करेंगे, हम वर्ब का यूज करेंगे। देखिए मैं लिखता हूं महेंद्र, मैं लिखता हूं महेंद्र wishes that he were the chief minister of उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहां जो ये वर्ड है विशेष, उसकी इच्छा है। अब यह कंडीशन क्या लग गई, दैट ही वर। अब जो आपका ही है, अब ही के साथ आप हमेशा क्या यूज करते हैं, वाज का यूज करते हैं, लेकिन हमने यहाँ क्या यूज कर दिया,
यह यूज कर दिया था हमने वर्ब का कंडीशनल सेंटेंसेज है, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है और आपका ऊपर वाला भी कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है सर, तो इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई है मैं क्या कहना चाहता हूं। ये भी कंडीशनल सेंटेंस है और आपका ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, दोनों ही ऊपर नीचे वाले कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट पर्सन या आपका सेकंड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, वहां भी हमने वर्ब का यूज किया है आई। आपका फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, फिर भी हमने वर्ब का यूज किया, वाज का यूज हमने इसके साथ नहीं किया है। ठीक है, ऐसे ही मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखता हूं, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो ये आपका गॉड ब्लेस यू वाला जो कंडीशन है, ये क्या है, आपकी इच्छा है या आशा है। हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो यहाँ गॉड ब्लेस यू के हम आगे मे लगा देते हैं। अब मे का मतलब क्या होता है, हमारी इच्छा है या हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, हम आशा करते हैं कि आपको भगवान खुश रखे या आशीर्वाद दे। ठीक है, यही आपका सब्जेक्टिव मूड है। इसके अलावा जो भी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनको भी हम सब्जेक्टिव मूड में रख लेते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट आने वाला है, लास्ट, नेक्स्ट और लास्ट, वो है आपका इन्फिनिटिव मूड। ठीक है सर, चौथा है आपका लास्ट इन्फिनिटिव मूड। इसके बारे में बात कर लेते हैं, इन्फिनिटिव मूड क्या होता है आपका। इन्फिनिटिव मूड वो क्या है, जैसे मैं हिंदी में पहले बता चुका था कि आपका ये अपरिमित होता है, इसमें कुछ भी हमको पता नहीं होता क्या है क्या नहीं करना है। ठीक है, अब इन्फिनिटिव मूड का मतलब इसे हम हिंदी में अपरिमित बोलते हैं, अपरिमित अवस्था है ये। अब जैसे अगर आपको ध्यान हो, जब मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था उसका इन्फिनिटिव हमने पढ़ा था, इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्ब में टू लगा देना। ठीक है, इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटिव में यहां लिख दूं, इन्फिनिटिव इज इक्वल टू, इन्फिनिटिव इज इक्वल टू टू प्लस में वर्ब, यही तो था। ठीक है, अगर नहीं है तो हम इन्फिनिटिव्स आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था, इंट्रोडक्शन के बाद से हम आगे इन्फिनिटिव्स को पढ़ने वाले हैं, तब देख लेंगे। टू प्लस वर्ब आपका इन्फिनिटिव होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम टू को हर एक वर्ब के साथ लगाएं। ठीक है, तो इसी की वजह से इसे हम अपरिमित अवस्था मीन्स, इसको हम जज नहीं कर सकते कब क्या होगा। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टू के साथ इन्फिनिटिव्स। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, टू के साथ इन्फिनिटिव्स, कौन सी किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। टू के साथ में इन्फिनिटिव्स। ठीक है, अब देखिए मैं एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, तो जितने भी हम इन्फिनिटिव्स जो वर्ब्स यूज करेंगे उनके साथ क्या होगा, टू को हम लगाएंगे। जैसे मैं लिखता हूं, मोहन wants to buy, wants to buy a book। ठीक है, मैंने लिखा मोहन एक किताब खरीदना चाहता है, मोहन wants to buy a book। तो यहां देखा आपने, बाई के साथ में हमने टू का लगाया है, टू को लगाया है, तो आपका जो बाई है वो इन्फिनिटिव वर्ब है और उसके साथ हमने टू को लगाया है। ठीक है, इसी तरीके से आगे मैं लिख सकता हूं, और एग्जांपल लिख दूं, मैं लिख देता हूं, राजेश वेंट टू सी रमेश। ठीक है, राजेश वेंट टू सी रमेश, तो सी के साथ क्या किया है हमने, सी के साथ में भी हमने टू का यूज किया है। ठीक है, तो सी आपका इन्फिनिटिव है, इसके साथ हमने टू का यूज किया है। इसी तरीके से आगे और भी हम ये लिख सकते हैं, जैसे नेक्स्ट यूज में लिख सकता हूं यहाँ, आई लाइक टू प्ले हॉकी। ठीक है, आई लाइक टू प्ले हॉकी, मुझे हॉकी हॉकी खेलना पसंद है, तो प्ले के साथ हमने टू लगा दिया, इन्फिनिटिव प्ले है। आप देख सकते हैं आपका इन्फिनिटिव क्या है, आप समझ गए होंगे। इन्फिनिटिव का मतलब वो होता है ऐसी क्रिया है जो आपकी चेंज नहीं होती है। ठीक है,
यहाँ भी आपकी एक क्रिया वांट्स का हमने यूज किया है, वांट भी क्रिया है, वेल्ट भी क्रिया है, लाइक भी क्रिया है, लेकिन इनके बाद जो सेंटेंस में दो क्रिया यूज की है हमने पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है सर। तो यहाँ पर आपके वांट के बाद जो नेक्स्ट क्रिया आई है, नेक्स्ट जो वर्ब है बाई, वो आपकी इन्फिनिटिव है और उसके आगे हमने टू लगाया है। ऐसी वेल्ट आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है मेन वर्ब की, और यहाँ पर हमने सी इसकी इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव का मतलब आपका इसके पहले हमने टू लगा दिया है। क्लियर। अब ये तो थी आपकी टू के साथ यूज होने वाली इन्फिनिटिव्स। अब ऐसी क्रियाएं जो बिना टू के यूज करेंगे, मतलब इसी को हम बिना टू के भी यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, तब आपको मैं बताता हूं। मैं लिख देता हूं इन्फिनिटिव्स विदाउट टू, या फिर ओमिशन ऑफ टू लिख देते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं इन्फिनिटिव्स विदाउट टू। ठीक है, टू के बिना यूज की जाने वाली इन्फिनिटिव्स कौन सी, किस 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 तरीके से हम यूज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ एग्जांपल्स लिख दूं। मैं एग्जांपल्स लिखता हूं यहां। मैं लिखता हूं शी लेफ्ट हर हार्ट बीट। शी फेल्ट है। अब देखिए यहां क्या है, फेल्ट आपकी मेन वर्ब है। ठीक है सर। और उसके बाद हार्ट बीट जो है आपका, बीट का मतलब आवाज, आवाज सुनना होता है ये। ठीक है, उसने उसकी दिल की धड़कन को महसूस किया है। तो यहां हमने टू का यूज नहीं किया है। या फिर इसको समझने में कठिनाई हो रही है तो मैं दूसरा लिख देता हूं। मैं यहां लिखता हूं लेट हिम गो आउट। ठीक है, मैंने लिखा लेट हिम गो आउट, उसे आप बाहर जाने दीजिए। तो यहां आप देखेंगे लेट भी आपकी एक वर्ब है और गो भी आपकी एक वर्ब है, लेकिन गो को हमने बिना टू के यूज किया है। ठीक है, ये आपका यूज किया है विदाउट टू। तो यहां आप समझ गए होंगे कि ये वाली आपकी इन्फिनिटिव्स हैं जो विदाउट टू, जिनके साथ हम टू नहीं लगा रहे हैं, उसके बाद भी सेंटेंस में अपना काम ये कर रही है। ऐसे ही मैं और एग्जांपल्स लिख देता हूं। तो मैं यहां लिख सकता हूं बिड हिम स्टैंड, आप उससे शर्त लगा लीजिए, बिड हिम स्टैंड ऑन द बीच, उसे शर्त लगाओ बीच पर खड़े होने के लिए। तो बिड का मतलब शर्त लगाना हो गया, और स्टैंड का मतलब हो गया खड़ा होना। तो ये एक वर्ब है, पहली वर्ब ये बिड, दूसरी वर्ब आपकी ये स्टैंड। ठीक है सर। बिड स्टैंड दो वर्ब्स आई है, लेकिन स्टैंड के साथ हमने कोई भी टू नहीं लगाया है, टू का ही हमने यहां नहीं किया है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि आपका ये इन्फिनिटिव्स है। तो ये आज का टॉपिक था, मूड्स ऑफ वर्ब्स। तो हमने चार मूड्स के बारे में बात कर ली इसमें। आशा है आपको ये चारों मूड्स समझ में आ गए होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा यूजेज ऑफ वर्ब्स, जिसे हम कल वीडियो बना के डालेंगे। अगर उसमें अगर ज्यादा समय लगा, हालांकि कोशिश की जाएगी वो वीडियो भी आपका छोटा से छोटा हो। जैसे आज मैंने ये छोटा वीडियो बना करके डाला है, वैसे उसमें भी तो दो पार्ट, या फिर कोशिश कर देंगे 30 से 40 मिनट उसे कवर करने की, तो हो जाएगा आसानी से। तब तक के लिए फिर आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियोस को भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। जैसा मैं पिछली वीडियो में बोल के आ रहा हूँ, हमेशा बोलता रहता हूँ, आप यहाँ ग्रामर सीखते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल मुफ्त में। और इसके बाद में बोर्ड क्लासेस के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, उनके लिए भी यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सबके लिए प्रैक्टिस सेशन और प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स में सॉल्व कराने वाला हूँ और खुद अपनी तरफ से बना के देने वाला हूँ, जिससे उनको बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। चलिए, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार और धन्यवाद।